बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ जीन। इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट जो हैं हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है जीन वर्ड इंट्रोडक्शन, कि जीन वर्ड को किसने डिस्क्राइब किया, इसका इंट्रोडक्शन किसने दिया। नेक्स्ट जो है क्लासिकल एंड मॉडर्न जीन डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एंड मॉडर्न जीन जो है वो दोनों डेफिनेशन देखेंगे हम। फिर उसके बाद जेनेटिक कोड को पढ़ेंगे, जीन एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस जो था बीडल एंड टॉटम ने एक्सपेरिमेंट पर परफॉर्म किया था, उसका रिजल्ट क्या था, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। ये सारे पॉइंट जो हैं हम नेचर ऑफ जीन के अंदर कवर करेंगे। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि नेचर ऑफ जीन का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेचर ऑफ जीन है क्या। ठीक है, जीन जो है ये एक हेरिडेटरी यूनिट है। ठीक है, हेरिडेटरी विरासत का एक यूनिट है जो कि क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल करवाता है। ठीक है, जो होंगी इंफॉर्मेशन, जो कोड होंगी, ठीक है, डीएनए के अंदर एक सेल, पेरेंट के सेल के अंदर जब वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, वही जो है इंफॉर्मेशन वो ऑफस्प्रिंग में ही जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिट ऑफ हेरिडेटरी है जो कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चलता है। ठीक है, आज हम इसकी नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसा होता है। ठीक है, कब ये अपना एक्सप्रेशन को शो करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज इसकी नेचर के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग है जीन वर्ड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसका इंट्रोड्यूस किसने करवाया, जीन वर्ड का। ठीक है, द वर्ड जीन फर्स्टली डिस्क्राइब डार्विन इन 1868। सबसे पहले जो इसको जो था डिस्क्राइब किया था डार्विन ने। ठीक है, एग्जैक्ट नाम नहीं था, एग्जैक्ट जो जीन का वर्ड है वो उसने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बल्कि उसने सिर्फ एक हिंट दिया था कि हो सकता है कि ये एक फैक्टर है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इनहेरिटेंस का रीज़न है, यानी कि ये विरासत को मुंतकिल करने में, विरासत को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डालने के लिए क्या है, ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो इसका रीज़न है, इसका काज है ये। ठीक है, सबसे पहले उसने इस वर्ड को डिस्क्राइब किया 1868 में, बट ही नेम्ड इट पैनजेनेसिस। ठीक है, उसने इसे जीन का एग्जैक्ट नाम नहीं दिया, बल्कि उसने इसे बोला पैनजेनेसिस। ठीक है, पैनजेनेसिस जो है वो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है जिसका मतलब है बर्थ ओरिजिन। ठीक है, ये चीज़ जो है इस नाम का देने का मतलब, क्योंकि ये जो है वो बर्थ और ओरिजिन से क्या है, रिलेट करता है। जब ऑफस्प्रिंग का ओरिजिन होता है, उसकी बर्थ होती है, उसके जो करैक्टर्स होते हैं वो उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, मीन टू से कि उसने कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ जो डीएनए जो है डिफरेंट जो उससे इंफॉर्मेशन है वो अपने पेरेंट्स से कैरी की हुई है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए जीन सेगमेंट। सबसे पहले देन इट गिव रियल नेम बाय डैनिश बोटानिस्ट। फिर इसको जो रियल नेम था, डार्विन के बाद जो रियल नेम था दिया डैनिश बोटानिस्ट ने, विच नेम इज़ वेलहेल्म जोहानसन। वेलहेल्म जोहानसन जो था, इसने फिर पैनजेनेसिस जो कि डार्विन ने 1868 में नाम दिया था उसको करेक्ट किया। ठीक है, 1909 में उसने उसको नाम दिया एज जीन, और इसकी डेफिनेशन कर दी, द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडेटरी इज कॉल्ड जीन। यानी कि जो फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडेटरी, यानी कि विरासत का जो है वो बुनियादी जो इम्पॉर्टेंट जो इसका फिजिकल फंक्शन जो परफॉर्म करता है, जो कि इसकी इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन कैरी करता है। ठीक है, वो क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडेटरी है, विच कॉल्ड एज जीन। ठीक है, जो कि जीन कहलाता है। क्लासिकल एंड जेनेटिक्स एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कंसीडर इट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो क्लासिकल जेनेटिक्स थी, एवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी थी, ये दोनों ब्रांचेस जो थी, इनके अकॉर्डिंग जो जीन है वो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस जो विरासत का ये यूनिट है। ठीक है, जो कि ऑफस्प्रिंग को दिया जाता है फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स जो है ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, मुंतकिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में।
बट मॉडर्न डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, रीजन ऑफ जीनोमिक सीक्वेंसेस इनहेरिटेंस विच इज एसोसिएटेड विद रेगुलेटरी रीजन्स, ट्रांसक्राइब रीजन्स एंड अदर फंक्शनल रीजन। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है जीन क्या है, ये एक रीजन है जीनोमिक सीक्वेंसेस का, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो बेसिस है उसके ऊपर सीक्वेंस बनी हुई है उसकी, ठीक है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच इज एसोसिएटेड विद रेगुलेटरी रीजन, यानी कि इसके अंदर जो है सिर्फ बेस सीक्वेंसेस नहीं है बल्कि इसके अंदर रेगुलेटरी रीजन्स भी प्रेजेंट है। ट्रांसक्राइब रेगुलेटरी रीजन मीन के उनके अंदर जो है वो डिफरेंट एक्सेलरेटर जो होंगे, ठीक है, प्रमोटर्स होंगे, इनको बोलते हैं रेगुलेटरी रीजन्स, ठीक है। जिस जगह पे ये एक्सेलरेटर प्रमोटर होंगे उस रीजन को बोलेंगे रेगुलेटरी रीजन। नेक्स्ट है ट्रांसक्राइब रीजन, ऐसे रीजन जहाँ पे क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, हम रीजन को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्राइब रीजन एंड अदर फंक्शनल रीजन, और अदर भी फंक्शनल रीजन भी इसके ऊपर प्रेजेंट है। और ये थी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, ये सिर्फ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर जो है वो क्या है, ट्रांसक्राइब रीजन है, एक्सेलरेटरी रीजन है, रेगुलेटरी रीजन है, फंक्शनल रीजन है, और एक जीनोमिक सीक्वेंसेस को कैरी करता है। जीनोमिक सीक्वेंसेस इसके ऊपर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। ये था डिफरेंस बिटवीन जो क्लासिकल डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन में सिर्फ बताया गया यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मीन सिर्फ ये कैरी करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन थी उसमें बताया गया कि इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को खोल के बयान किया गया कि ये क्या है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रीजन्स हैं, ये क्या करता है, ये जीनोमिक सीक्वेंसेस को कैरी करता है, ये ट्रांसक्राइब रीजन्स को कैरी करता है, रेगुलेटरी रीजन्स को कैरी करता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मीन के किसी भी स्टडी करना मॉलिक्यूल का स्टडी करना एट, ठीक है, एट लोअर लेवल, ठीक है, छोटे से छोटे लेवल पर मॉलिक्यूल्स का स्टडी करना, लाइक एज डीएनए हो गया, आरएनए हो गए, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स का क्या छोटे लेवल पर स्टडी करना, ठीक है। सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने इसकी क्या डेफिनेशन की जीन की, ये देख लेते हैं। जीन इज टेकन अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ रीजन ऑफ डीएनए विच डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। कहते हैं कि ये जो जीन है ये डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली कि ये क्या है, डीएनए के अंदर मौजूद है, तो डीएनए का अगर शॉर्ट सेगमेंट जो है वो कट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, जीन है। ये स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ जीन है विच डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसके ऊपर बेसिक सीक्वेंसेस होती हैं, बेस की सीक्वेंसेस होती है, कोडॉन मौजूद होते हैं। जो सिंगल कोडॉन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेस पेयर्स का होता है, और वो सिंगल कोडॉन जो होता है वो एक अमाइनो एसिड को प्रिपेयर करने के लिए, उसकी सिंथेसिस करने के लिए, उसको जोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, अगर इसका मैं शॉर्ट सा फ्रेगमेंट कट करूँ तो उसको क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, ठीक है। शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, ठीक है। बेस सीक्वेंसेस की इसके ऊपर क्या होंगी, मौजूद होंगी। उसके ऊपर सिर्फ बेस सीक्वेंसेस नहीं होंगी बल्कि अदर डिफरेंट रीजन्स होंगे, जैसे कि हमने इसकी मॉडर्न जो डेफिनेशन उसमें पढ़ा है। आगे जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या चीज़ है, ट्रिपलेट code of nucleotide on gene called as genetic code used for specific amino acid synthesis। genetic code जो है इसको डीपली हम पूरा एक लेक्चर इस पे करेंगे, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। genetic code क्या चीज़ है, ट्रिपलेट कोड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मैंने अभी बताया सीक्वेंस ऑफ 3 बेस पेयर्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो होती हैं वो बेसिस होती हैं, उनका जो अगर हम पेयर बना लें, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कॉम्बिनेशन बना लें, ठीक है, ट्रिपलेट कोड उसका बना लें, ठीक है, ऑन जीन के ऊपर जो है उनके कोड बना लें, उनको अलग अलग रीजन जो है वो बता दें कि ये वाला कोड है, ये वाला कोड है, कॉल्ड है जेनेटिक कोड। वो क्या कहलाता है, जेनेटिक कोड, यूज़ फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड सिंथेसिस, और वो क्या होते हैं, अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए यूज़ होते हैं। 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड हैं जिनको 64 जो कोडान है वो इनकोड करते हैं। फॉर एग्जांपल के जेनेटिक AUG है, GUA है, GUAC है, GAA है, AUG है जो है वो मिथोनिन जो है एक अमीनो एसिड का नाम है, उसको क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसकी सिंथेसिस के लिए ये कोड जो है वो यूज़ किया जाता है। आगे है कोडान।
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड यूज टू इनकोड द स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज कॉल्ड कोडान। ठीक है, ये क्या है, डेफिनेशन किसकी है, ये क्या है, एक कोडान है। ठीक है, कोड है, कोड जो है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, जीन के ऊपर प्रेजेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, कोडान कहलाएगा। कोडान जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का क्या है, पेयर है। ठीक है, वो जो मिल के क्या करते हैं, अमीनो एसिड की फॉर्मेशन, अमीनो एसिड की सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी हमने पढ़ा कि AUG है, वो किसके लिए यूज़ होता है, मेथिओनिन अमीनो एसिड को कोड करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है जीन एक्सप्रेशन। जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है। ठीक है, हमें पता है कि बॉडी के अंदर जीन है, लेकिन जो है वो नेक्स्ट जो है वो कैसे पता चलेगा कि इसने अपना वर्क किया है, कैसे अपने फंक्शन को शो करेगा, कैसे अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसका मतलब होता है कि अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, इसके एक्सप्रेस करने के हैं 2 प्रोसेस, वन है ट्रांसक्रिप्शन, अदर है ट्रांसलेशन। जीन एक्सप्रेस जो करता है अपने आप को 2 प्रोसेस के थ्रू करता है। फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्राइब करना, किसी चीज़ को क्या करना, ट्रांसक्राइब करना। ठीक है, DNA स्मॉल फ्रेगमेंट ट्रांसक्राइब बाय एंजाइम RNA पॉलीमरेज इनटू मैसेंजर RNA। ट्रांसक्रिप्शन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें DNA का जो स्मॉल फ्रेगमेंट है, जिसको हम जीन बोलते हैं, उसको क्या किया जाता है, ट्रांसक्राइब्ड किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है एंजाइम RNA पॉलीमरेज को यूज़ करके मैसेंजर RNA के अंदर। यहाँ आपको DNA डबल स्ट्रैंडेड नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने RNA पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ किया, ट्रांसक्रिप्शन हुई तो मैसेंजर RNA की फॉर्मेशन होगी। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब भी मैसेंजर RNA बनेगा इस बॉडी के अंदर तो हम कहेंगे जीन ने अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस किया, ट्रांसक्राइब किया जीन ने अपने आप को। और DNA का स्मॉल फ्रेगमेंट है जिसने अपने आप को ट्रांसक्राइब किया और क्या बना दिया, मैसेंजर RNA। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन होता है कि अब जो है प्रोटीन की जो है वो फॉर्मेशन करना। मैसेंजर RNA इज ट्रांसलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मशीनरी नोन एज राइबोसोम्स एंड ट्रांसफर RNA पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म। ठीक है, ट्रांसलेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मैसेंजर RNA है वो जो हमने DNA से बनाया है। ठीक है, DNA से जो इन्फॉर्मेशन थी मैसेंजर RNA में गई, अब वो मैसेंजर RNA जो है वो उसको यूज़ करते हुए राइबोसोम की डिफरेंट मशीनरी जिसके अंदर राइबोसोम आता है, ट्रांसफ़र RNA आता है, इन सबको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो एक टाइप ऑफ प्रोटीन होगी जो डिफरेंट जो है फंक्शन परफॉर्म करने में हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट होगी। इस तरह जीन अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ट्रांसलेशन में जो मशीनरी होती है नॉन एज राइबोसोम एंड ट्रांसफर RNA, ये दोनों आके अटैच करते हैं मैसेंजर। ये आप नज़र आ रही है डायग्राम, ये है मैसेंजर RNA। ठीक है, इसके ऊपर ये राइबोसोम अटैच है, स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट, और इसके ऊपर जो डिफरेंट है साइट्स बनी हुई हैं, इनके ऊपर ये जो है वो मैसेंजर ट्रांसफ़र RNA जो है वो इसके ऊपर अटैच हैं, जो कि अपने अमीनो एसिड को यहाँ पे आके छोड़ के जाएंगे। अमीनो एसिड की एक लंबी जो लाइन है वो बन जाएगी, चेन बन जाएगी, और वो फिर टूट के सेपरेट हो जाएगी। और ये ज़्यादातर कहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन को लेगा प्रोटीन की, उसको क्या कर देगा, पैक कर देगा, फिर गोल्गी apparatus को दे देगा। नेक्स्ट वो जो है बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में यूज़ हो जाएगी। तो इस तरह जो जीन है अपने आप को एक्सप्रेस करता है एज ट्रांसक्रिप्शन करके एंड ट्रांसलेशन करके। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ जीन। स्ट्रक्चर ऑफ जीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि हमने मॉडर्न डेफिनेशन में पढ़ा, तो जीन है उनके ऊपर सिर्फ सीक्वेंस नहीं होती, जीनोमिक सीक्वेंसेस नहीं होती, बल्कि इसके ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंट रीजन्स होते हैं। ट्रांसक्राइब रीजन होते हैं, प्रमोटर रीजन होते हैं, एक्सेलरेटरी रीजन होते हैं, फंक्शनल रीजन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसका आज क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को जो है वो देख लेते हैं। जीन्स हैव 2 मेन रीजन, इसके ऊपर क्या होता है, 2 मेन रीजन होते हैं। फर्स्टली कोडिंग रीजन एंड अदर इज एक्सेलरेटरी रीजन या फिर नॉन कोडिंग रीजन। जो कोडिंग रीजन होता है उसमें आते हैं इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। ठीक है, ये 2 इसके अंदर जो है वो फंक्शन 2 रीजन्स आते हैं जिनको बोलते हैं एक्सॉन एंड इंट्रॉन। आगे एक्सेलरेटरी रीजन होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कोडिंग तो नहीं करते बल्कि ये क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में डिफरेंट ठीक है डिफरेंट एक्सेलरेटरी फंक्शन जो है
वो परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इट्स कंटेन डिफरेंट एक्सेलरेटर्स प्रमोटर साइट, ठीक है। ये ऐसा रीजन है जिसके ऊपर डिफरेंट साइट होते हैं जो कि एक्सेलरेटर हो सकती हैं, प्रमोटर साइट हो सकती है। ये इसका स्ट्रक्चर है जीन का, ये फुल इसका स्ट्रक्चर है 3 to 5 प्राइम, ठीक है। फर्स्टली ये आपको जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये वाला, ये आपको जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये मैंने नीचे मार्क भी किया, ये क्या है कोडिंग रीजन। इसके ऊपर क्या है, ये डार्क कलर के क्या है इंट्रॉन, एंड जो ये देखिए आपको डार्क कलर के जो नज़र आ रहे हैं ये एक्सॉन है, और जो आपको लाइट कलर नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ये इंट्रॉन है, ठीक है। 2 रीजन है इसके ऊपर। फर्स्टली ये जो ग्रीन कलर का जो रीजन है ये आपको मॉडिफाई कर देती हूँ। ये जो ग्रीन कलर का रीजन है ये क्या है, ये आपको नज़र आ रहा है ये इंट्रॉन है, और ये जो डार्क कलर का रीजन है ये क्या है एक्सॉन। ये 2 रीजन है जिसके ऊपर किसके ऊपर कोडिंग रीजन के ऊपर, ठीक है। हमने पढ़ा ना कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन जो है इसके ऊपर क्या होती हैं, बेस पेयर्स होती हैं, और बेस पेयर जो होती हैं वो 2 तरह की सीक्वेंस बनाती हैं। कोडिंग सीक्वेंस होती है, एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है ये ग्रीन कलर का ये आपको नज़र आ रहा है, ये इंट्रॉन कहलाता है, और जो कोडिंग सीक्वेंस होती है वो एक्सॉन होता है, और ये डार्क कलर में है, ठीक है, एक्सॉन। नेक्स्ट ये जो पोर्शन है ये नॉन कोडिंग रीजन है, ये बेस पेयर ये जो अमाइनो एसिड होते हैं इनको कोड करने के लिए यूज़ नहीं होता है, बल्कि इसके ऊपर डिफरेंट इन्हांसर हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं इन्हांसर प्रमोटर रीजन है, टाटा बॉक्स है, जहाँ पे क्या होते हैं डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। इन्हांसर जो है वो इन्हांस कर देता है इसकी एक्टिविटी को। आगे प्रमोटर है, प्रमोटर रीजन जिसके ऊपर क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है आगे अटैच करता है, ठीक है, और क्या करवाता है मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करवाता है। आगे टाटा बॉक्स जो है ये डिफरेंट इसके ऊपर आगे एंजाइम अटैच करता है, और ये क्या करवाता है ये फंक्शन परफॉर्म करवाता है, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है। सबसे पहले इंट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सॉन, इंट्रॉन क्या है ये आपको नज़र आ रहा है। इंट्रॉन जो है वो ग्रीन कलर का रीजन है, इसके ऊपर डीएनए के ऊपर कोडिंग रीजन के ऊपर विच कंटेन नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। इसके पास क्या आती है नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, क्योंकि ये अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता, तो इसके पास जो है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होंगी। नेक्स्ट जो है वो एक्सॉन, जो है वो ऐसा रीजन है कोडिंग सीक्वेंस है यूज टू कोड स्पेसिफिक एंजाइम अमाइनो एसिड, ठीक है। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए इनके पास क्या होती है कोडिंग सीक्वेंस मौजूद होते हैं। ये था स्ट्रक्चर ऑफ जीन। मेन इसके 2 पोर्शन है, नॉन कोडिंग रीजन एंड कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग जो रीजन होगा वो क्या होगा, वो प्रमोटर एज अ प्रमोटर एक्सेलरेटर, ठीक है, एक्सेलरेटरी रीजन जो है वो एक्ट करेगा। लेकिन जो कोडिंग रीजन होगा वो क्या होगा, वो जो होगा उसके ऊपर एक्सॉन इंट्रॉन होंगे, और जो उसके ऊपर इंट्रॉन होगा वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस को शो करेगा। इसके ऊपर बेस पेयर तो होंगे, लेकिन जो ये बेस पेयर एज अ कोडॉन जो है वो एक्ट नहीं करेंगी। ये अमाइनो एसिड को क्या करेंगी, उसको जो है वो सिंथेसिस उसकी फॉर्मेशन जो है वो नहीं करेंगी, ठीक है। उसके लिए इसके अंदर फॉर्मेशन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उस अमाइनो एसिड को सिंथेसिस करने के लिए नहीं मौजूद होगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू एक्सॉन, जो एक्सॉन है इसके अंदर कोडिंग सीक्वेंस होगी, और ये अमाइनो एसिड को सिंथेसिस करने के लिए जो कोडॉन होंगी इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो इंट्रॉन होता है इसको स्प्लाइसिंग के थ्रू जो है प्रूफ रीडिंग में, ठीक है, प्रूफ रीडिंग में स्प्लाइसिंग के थ्रू जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है। सिर्फ एक्सॉन जो है कोडिंग सीक्वेंस जो है वो बाकी रह जाता है। नेक्स्ट है 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। ये एक ऐसा हाइपोथेसिस है जो कि बताता है कि जो एक जीन है वो 1 एंजाइम 1 पॉलीपेप्टाइड के लिए जो क्या है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक सिंगल जीन जो है वो क्या है कि वो एक पॉलीपेप्टाइड एक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक है, ये उसकी जो है सिंथेसिस में हेल्प करती है। अगर वो ही जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाएंगी तो वो वाला एंजाइम जो है वो उसका प्रोसेस जो उसके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, और वो जो है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकेगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑफ बीडल एंड टॉटम ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, न्यूरोस्पोरा के ऊपर, और उसके बारे में इन्होंने बताया कि कैसे ये डिपेंड करता है, ठीक है, म्यूटेशन कैसे काज होती हैं, किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, जीन कैसे इफ़ेक्ट होता है। एक जीन के ऊपर जो है वो एंजाइम डिपेंड कर रहा
होता है, क्योंकि एक जीन ही उसी एंजाइम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसके प्रोसेस को लेके चलता है। अगर वही जीन जो है, वही कोड जो है, वही रीजन जो है अगर ख़राब हो जाए, इसमें म्यूटेशन आ जाए, तो वो जो है पूरा एंजाइम फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। व्हाट इज़ न्यूरो, फर्स्टली इन्होंने न्यूरोस्पोरा पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो न्यूरोस्पोरा क्या है? न्यूरोस्पोरा जो है वो फंगस स्पोर्स हैं, रेड ब्रेड मोल्ड फंगस है, ठीक है। इसको बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और अप्लाइड आल्सो, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, एलील पार्टनर प्रेजेंट नहीं होते, सिंगल जीन होता है, जीन का पार्टनर नहीं होता जो कि इनकी ट्रेट को कंट्रोल करता है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। और एसेक्सुअली थ्रू स्पोर्स विच आर कॉल्ड न्यूरोस्पोरा, ठीक है। ये सेक्सुअली स्पोर्स के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके अंदर जो गमीन है वो फ्यूजन नहीं होती बल्कि स्पोर फॉर्मेशन होती है, उसके थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बीडल एंड टॉटम यूज दिस न्यूरोस्पोरा, ये हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं किस किस तरह से उन्होंने यूज़ किया, फिर इसकी डायग्राम देखेंगे। फर्स्टली वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा, वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा ऐसे होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। उसने वो लिए, इनके ऊपर एक्सरेज डाली, उनके ऊपर जो है म्यूटेशन को कास्ट करवाया, फिर उसने ग्रो इनटू मिनिमल मीडिया, इन्होंने इसको मिनिमल मीडिया में ग्रो करवाया। मिनिमल मीडिया जो होता है ऐसा मीडिया होता है जिसमें सिर्फ इनफ थोड़ी सी मिकदार में क्या होती है, नॉर्मल सी मिकदार में जो होती है वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मीडिया जिसे कहते हैं वो चीज़, ठीक है, उसके अंदर रखा। इसके बाद ग्रो इनटू कंप्लीट मीडियम, फिर उसमें से निकाल के उसको कंप्लीट मीडियम में रखा। कंप्लीट मीडियम में जो है इसने अपनी म्यूटेशन को शो नहीं किया, क्योंकि इसको कंप्लीट मीडियम मिल रहा है, हर तरह का न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो ये कैसे उसको जो है म्यूटेशन को शो करेगा, ठीक है। इस तरह वो नॉर्मल जो है वो ग्रोथ जारी रखता है कंप्लीट मीडियम में, जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट मिलते हैं। देन ग्रो इनटू सेपरेटली सप्लीमेंट, फिर इसको क्या किया जाता है, इसी को इधर से निकाल के, जिसमें ये ग्रो कर रहे होते हैं नॉर्मल मीडियम में, इधर से निकाल के फिर एक ऐसे सप्लीमेंट में डाला जाता है। डिफरेंट सप्लीमेंट होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि एक में अमाइनो एसिड आ गया, अमाइनो एसिड डिफरेंट, ठीक है। अमाइनो एसिड जो है वो एज ए न्यूट्रिएंट काम करते हैं। एक में अर्जिनिन डाल दो, एक में साइटोसिन डाल दो, एक में न्यूक्लिक एसिड डाल दो। इस तरह जो डिफरेंट ट्यूब्स थी उनके अंदर डिफरेंट जो है एक जो है वो न्यूट्रिएंट डाला गया, और उसके अंदर जो है म्यूटेंट जो न्यूरोस्पोरा है इनको डाला गया, और देखा गया कि किस में जाके, किस अमाइनो एसिड में जाके, किस सप्लीमेंट में जाके ये जो है अपनी ग्रोथ को शो करते हैं। जब भी ग्रोथ को शो करेंगे तो इनका कलर जो है वो रेड शो होगा, ठीक है, मीडिया में। इसका नेक्स्ट है पूरा एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम। फर्स्टली उन्होंने क्या किया था, मिनिमल मीडिया लिया था, उसके अंदर नॉर्मल न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ, ठीक है। ये देखो मिनिमल मीडिया में भी वो अपनी ग्रोथ को शो कर रहे हैं जब वो म्यूटेशन नहीं हुई थी। देखो उन्होंने ग्रोथ को शो किया, रेड कलर का इनके अंदर क्या आया, रेड कलर की जो है इनके अंदर रिप्रोडक्शन हुई, रेड कलर इन्होंने अपना शो किया। फर्स्ट जो है इसका जो है स्टेप है, उन्होंने एक्सरे यूवी रेडिएशन डाली उस न्यूरोस्पोरा के अंदर, उसके अंदर म्यूटेशन को कास्ट किया करवाया गया, और ये अब क्या है, न्यूरोस्पोरा म्यूटेंट है। अब इनको एक नॉर्मल मीडियम में जिस कंप्लीट मीडियम है जिसके अंदर हर चीज़ जो है वो प्रेजेंट है, एवरीथिंग जो है न्यूट्रिएंट हर तरह के प्रेजेंट है, जो कि इसको क्या कंप्लीट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर इसने अपनी ग्रोथ को काफ़ी हद तक शो किया, और पूरी जो फ्लास्क है वो रेड ब्लड मोल्ड से भर गई, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड मोल्ड से है वो पूरी फ्लास्क जो है वो भर गई है। नेक्स्ट उसने उसी न्यूरोस्पोरा को निकाला, क्योंकि जो कंप्लीट मीडिया है इसके अंदर वो अपनी म्यूटेंट को शो नहीं करेगा, ठीक है। उसको कंप्लीट न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं तो हर तरह से वो अपने आप को ग्रोथ शो करेगा, और अपनी म्यूटेशन को वो शो नहीं करेगा, ठीक है। ये रीज़न है, इस वजह से ये कंप्लीट मीडिया में अपने आप को डोमिनेंट शो करता है, अपनी रिप्रोडक्शन करता है। फिर हमने वही स्पोर लिए, म्यूटेंट जो स्पोर थे उनको लिया हमने, उनको फिर कंप्लीट मीडिया में करवाया, इनके अंदर ग्रो करवाया, उन्होंने कंप्लीट मीडियम को शो किया, यानी कि कंप्लीट जो है इनके अंदर जो ग्रोथ थी उसको शो किया। फिर इसके बाद हमने उन्हें न्यूरोस्पोरा का एक एक करके हर एक फ्लास्क के अंदर डिफरेंट सप्लीमेंट को यूज़ करके हमने इसके अंदर जो है वो न्यूरोस्पोरा को डाला। पहले में पायरिडी ऑक्साइड,
कोलाइन, न्यूक्लिक एसिड, फॉलिक एसिड, आर्जिनाइन। ठीक है, ये 5-6 जो हमने फ्लास्क बनाई, इन टेस्ट ट्यूब बनाई। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो है वो नॉर्मल मीडिया रखा, यानी कि हर एक के अंदर एक एक सप्लीमेंट रखा। सप्लीमेंट जो है वो न्यूट्रिशन के लिए इनको क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है वो इनके अंदर रखे। डिफरेंट अमाइनो एसिड रखने के बाद इसके अंदर हमने न्यूरोस्पोरा डाले। न्यूरोस्पोरा ने किसी के अंदर भी जो है वो ग्रोथ शो होने की, सिवाय आर्जिनिन के, यानी कि आर्जिनिन जो है वो रिक्वायर्ड होता है इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। आर्जिनिन इसके अंदर प्रेजेंट था तो इन्होंने ग्रोथ जो है वो शो कर दी, लेकिन बाकी जो है इनके अंदर जो है अदर सप्लीमेंट उसके अंदर ग्रोथ इन्होंने शो नहीं की। मीन से कि जो आर्जिनिन है इनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से जब इसके अंदर म्यूटेशन काज की गई तो इन्होंने इनकी जो आर्जिनिन बनाने वाले जीन थे, जीन रीजन थे, वो क्या हो गए थे, वो ख़राब हो गए थे। ठीक है, उनके अंदर म्यूटेशन आ गई थी, जिस वजह से आर्जिनिन जो है वो प्रॉपर जो है वो फॉर्मेशन नहीं हुई। उसने जो है एंजाइम जो है वो फॉर्मेशन नहीं की नेक्स्ट, जो कि इसको क्या करवाता, इसकी प्रॉपर जो है वो ग्रोथ करवाता। ठीक है, ये था इसका एक्सपेरिमेंट। अब इसके एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट देख लेते हैं कि इन्होंने इससे एक्सपेरिमेंट से क्या रिज़ल्ट निकाला और कैसे 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड जो हाइपोथेसिस इसको अप्रूव किया। द म्यूटेशन इज प्रेजेंट इन जीन विच इज़ इनकोड फॉर आर्जिनिन। जो म्यूटेशन थी वो जीन के अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है, जो कि इनकोड करती थी आर्जिनिन के लिए। आर्जिनिन जो है वो एक आर्जिनिन है, अमाइनो एसिड है, जो कि एक पूरा एक मतलब कि एंजाइम के थ्रू ही बनता है। इसके अंदर जब म्यूटेशन काज हुई थी जीन के अंदर, वो उस जीन के अंदर हुई थी जो कि आर्जिनिन को बनाता था। ठीक है, म्यूटेशन फॉर्म इन क्लस्टर विच अफेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ क्रोमोसोम। म्यूटेशन जो थी वो एक्स रे यूवी लाइट की वजह से जो म्यूटेशन हुई थी वो क्लस्टर ऑफ जीन रीजन को क्या करता है, इफेक्ट करता है ऑन क्रोमोसोम। मिडल एंड टर्म आइसोलेट द म्यूटेंट स्टेट ऑफ, जिन्होंने जो स्ट्रेन था जिसको जो म्यूटेंट हुआ था उसको क्या किया, सेपरेट किया। दे फाउंड दैट क्रोमोसोम हैव डिफरेंट साइड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ईच एंजाइम। उसने एक क्रोमोसोम लिया। ठीक है, उसने क्या किया कि एक क्रोमोसोम के अंदर जो होते हैं, ठीक है, डिफरेंट साइड होती हैं, वो एक एंजाइम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, सिंगल एंजाइम की प्रिपरेशन के लिए क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। ठीक है, डिफरेंट साइड होती है, वो सिंगल जो एंजाइम है उसकी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि जीन नंबर 1 है, जीन 2 है, जीन 1, जीन 2, जीन 3। ठीक है, ये डिफरेंट 3 जीन हैं। ये क्या करते हैं कि ये तीनों आपस में क्या है, कनेक्ट हैं। अगर एक के अंदर भी म्यूटेशन हो जाती है तो अगला प्रोसेस जो है वो जीन 2 और जीन 3 जो है वो जो एंजाइम बनाएंगे, जो एंजाइम से अमाइनो एसिड प्रोडक्शन फॉर्मेशन होगी वो नहीं बनेंगे। मीन के एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और उनका जो फंक्शन है आपस में क्या होता है, एक ही एंजाइम की फॉर्मेशन करना होता है। जैसे कि ये देखें, ये जीन 1 है, जीन 2 है, जीन 3 है। एंजाइम जो जीन 1 है वो ऑर्निथीन जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है, जीन 2 सिट्रोलिन जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है, जीन 3 के अंदर क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर 2 जो है वो पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन जो है आर्जिनोसक्सिनेट को और अदर जो है वो आर्जिनिन को फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास जीन 1 जो है वो म्यूटेशन इसके अंदर आ जाती है, ये ख़राब हो जाता है, तो ऑर्निथीन जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगी। ऑर्निथीन फॉर्मेशन नहीं होगी तो सिट्रोलिन भी फॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए ये पूरा प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, आर्जिनिन फॉर्मेशन नहीं होगी और ग्रोथ जो है वो क्या हो गई, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऑर्निथीन को अगर बाहर से आर्टिफिशियल मीडिया के थ्रू डाल लें तो ऑर्निथीन पहले फॉर्मेशन होगी। जीन 2 तो बिल्कुल ठीक था, ठीक है, ऑर्निथीन जब फॉर्मेशन होगी वो जीन 2 को रेगुलेट करेगा। जीन 2 को रेगुलेट करने के बाद जो है वो जीन 2 सिट्रोलिन को खारिज करेगा। सिट्रोलिन जो है वो जीन 3 को, जीन 4 को, क्लस्टर को रेगुलेट करेगा। देन आर्जिनिन जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह अगर इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट जो जीन है उनका जो फंक्शन है आपस में रिलेट करता है, वो एक ही एंजाइम, ईच एंजाइम को फॉर्मेशन करने के लिए आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, इट इज़ क्लियर। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट जो है इसका देख लेते हैं कि क्या कहते थे। इसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी ये पीछे पढ़ा है, ये पूरा ये वाला जो है डिस्क्राइब किया है, इसके बारे में हम करते हैं कि इसमें क्या है। 10 म्यूटेंट हैड एन डिफेक्ट इन अ सिंगल एंजाइम बिकॉज ईच सिंगल एंजाइम वाज एसोसिएटेड विद होल
क्रोमोसोम रीजन। देखो अगर एक एंजाइम सिंगल एंजाइम के अंदर म्यूटेशन आ रही है तो वो तो पूरे क्रोमोसोम रीजन के साथ एसोसिएट है। अगर एक क्रोमोसोम के अंदर एक एंजाइम के अंदर जो है वो डिफ़िकल्टी आ रही है कि वो इस अमाइनो एसिड को फॉर्मेशन नहीं कर सकता, तो ये अमाइनो एसिड देन जो रेगुलेट करके कैसे वो एक आर्जिनिन को फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इस तरह एक क्रोमोसोम के ऊपर जो रीजन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है और ईच एंजाइम की जो सिंथेसिस है उसकी हेल्प के लिए जो क्या है एक पूरा प्रोसेस चलता है। म्यूटेशन एट अ सिंगल साइड ऑन क्रोमोसोम काजेड जीन प्रोड्यूस इट इफेक्ट थ्रू एंजाइम। कहता है कि जो ये म्यूटेशन जो होती है एक सिंगल साइड पे जो म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम के ऊपर, सिंगल साइड के ऊपर जो म्यूटेशन होती है वो क्या होती है, जीन करता है प्रोड्यूस। ठीक है, जीन प्रोड्यूस होती है इफेक्ट थ्रू एंजाइम, यानी कि एंजाइम के थ्रू जो है वो इफेक्ट होती है। अगर एक एंजाइम जो वो फॉर्मेशन नहीं हो रही तो वो एंजाइम जो है वो जीन की वजह से डिफेक्ट हो गया है, वो एंजाइम अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन नहीं कर रहा, अमाइनो एसिड जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में दाखिल नहीं होंगे। इसी जीन कोड द स्ट्रक्चर ऑफ वन एंजाइम, यानी कि एक जो जीन है वो कोड करता है स्ट्रक्चर ऑफ वन एंजाइम। ठीक है, वन एंजाइम जो है वो रेगुलेट करेगा सारे अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में। सो दे कॉल द रिलेशनशिप एज वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड रिलेशन। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड रिलेशनशिप, यानी कि एक जीन है उसके ऊपर क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, वो क्या है वो अदर जो है जीन उनके साथ जो है वो रिलेट करता है। अदर जीन के साथ जो है वो रिलेट जब करेगा अमीनो एसिड को, जब वो एक एंजाइम फॉर्मेशन करेगा तो एक अमाइनो एसिड को फॉर्म करेगा, अमाइनो एसिड जो है वो अगले को रेगुलेट करेगा, अगले को रेगुलेट करने के बाद वो थर्ड, इस तरह एक सीक्वेंस चली जाएगी। एक जो है वो मेन जो है प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाए। जैसे कि हमने पढ़ा इसके अंदर जो है वो आर्जिनिन जो है वो फॉर्मेशन होती है, मेन एंड प्रोडक्ट होता है। तो ये सारे जीन आपस में क्या होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर आपस में ईच एंजाइम ईच जो अमाइनो एसिड उसके लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ जीन। फंक्शन ऑफ जीन की फंक्शन क्या है जीन के, ठीक है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्टली जो है एक्टिवेशन ऑफ सेल्स, एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, यानी कि जो एक्टिविटी सेल ने एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है उसके अंदर हेल्प करता है। जैसे कि जीन रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेल बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो भी टाइप ऑफ प्रोटीन है, वो ऑक्सीजन को कैरी करती है। वो जीन के अंदर उसके पास होते हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो हीमोग्लोबिन जो है वो सिंथेसिस करे, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, वो सेल की एक्टिविटी में जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जीन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। जो जीन होता है वो डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू इंडिविजुअल। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग से इंडिविजुअल तक जो इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, डिफरेंट सेल की उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, सबको क्या करता है, ये क्या जीन है वो कंट्रोल करता है। आगे एंजाइमेटिक रिएक्शन है कि आरएनए मॉलिक्यूल्स आर द एक्चुअल फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ जीन। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो एक्शन प्रोडक्ट है जीन की, यानी कि जीन से हमें आरएनए मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि हमने पढ़ा मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये सारे क्या हैं, ये सारे इधर से ही फॉर्मेशन होते हैं और क्या करते हैं ये एंजाइम की जैसे फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम्स आर कैपेबल ऑफ एंजाइमेटिक राइबोसोम जो है, राइबोसोम एक टाइप ऑफ एंजाइम है, ये एंजाइमेटिक फंक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, एंजाइम फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। आगे मैकेनिकल सपोर्ट, ये जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि प्रोटीन फॉर्मेशन कर दी, प्रोटीन जो है वो 50% ऑफ ड्राई सेल वेट बनाता है। सेल का जो ड्राई वेट है वो 50% किसके ऊपर कंसिस्ट करता है, प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ठीक है, फिब्रिनोजेन प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन ही हैं जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं। सेल को क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट फराहम करती हैं। और इस तरह ये सारी किससे बनती है, जीन से बनती है। जीन के ऊपर जो जेनेटिक कोड होता है, इसके ऊपर कोडॉन होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं, उनको इनकोड कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और यही प्रोटीन जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये थे फंक्शन ऑफ जीन्स। आज हमने नेचर ऑफ जीन के अंदर सारा कवर कर लिया है। इसके अंदर हमने जीन को पढ़ा है। जीन क्या चीज़ है, जीन के ऊपर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, उसका फंक्शन कैसा हो सकता है, इसका नेचर के बारे में, इसका वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इसका हम जो है जेनेटिक कोडॉन के बारे में डिटेल करेंगे, जेनेटिक कोड के बारे में इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।